नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है। समाज सेवा जिसकी मुख्य भावना होती है, जिसके जरिए समाज उसको एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचाता है जिसके माध्यम से वो लोगों की और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर काफ़ी संवेदनशील होते हुए लगातार लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस स्तर पर जो है अपने क्षेत्र के लिए काम किया है और संघर्ष का दौर उनका किस तरह से रहा है, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो राज्यसभा तक पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि राज्यसभा तक का सफ़र, राज्यसभा उच्च सदन मानी जाती है, तो उच्च सदन तक का ये सफ़र कितने संघर्ष से भरपूर रहा, इसके बारे में सर थोड़ा सा ब्रीफ करिए, फिर आगे और भी तमाम बातें होंगी। मैंने अपना राजनीतिक जीवन का प्रारंभ है जब मैं कॉलेज का छात्र था, उस समय ही कर दिया था। राजनीतिक जीवन का प्रारंभ मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर किया। उसके दो प्रमुख कारण थे। पहला तो मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री दधिबल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे सीधी जिले में, इसलिए मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि मुझे प्रेरित करती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए। और दूसरा, मैं प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, उस विचारधारा से प्रभावित था। उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी करती थी, इसलिए भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना स्वीकार किया। जब हमने काम करना प्रारंभ किया, उस समय पूरे देश और देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस पार्टी का जलवा था। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। अब विशेष बात हमारे क्षेत्र के साथ ये थी कि उन दिनों कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी हमारे सीधी जिले के ही थे, अपितु हमारी गृह विधानसभा क्षेत्र चुरहट का ही प्रतिनिधित्व करते थे। कठिन दौर था, जन समर्थन बहुत न्यून था। स्थिति ये थी कि जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चलते थे, तो उपहास का कारण बनते थे। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम के कारण शने शने स्थिति में परिवर्तन आया। युवावस्था में ही भारतीय जनता पार्टी की जो युवा शाखा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसमें मैंने काम करना प्रारंभ किया था। उन दिनों हमारे युवा मोर्चे की प्रदेश की बागडोर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी संभाला करते थे। श्री नरेंद्र सिंह तोमर से प्रहलाद पटेल, छत्तीसगढ़ में आजकल श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, ये सब उनके अनन्य सहयोगी थे। उसी कड़ी का मैं भी हिस्सा बना और मुझको पहले युवा मोर्चे में जिम्मेवारी दी गई। प्रारंभ में मैं युवा मोर्चे का जिला महामंत्री रहा सीधी जिले का। उसके पश्चात नरेंद्र सिंह तोमर जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो मैं युवा मोर्चे का प्रदेश मंत्री रहा। 2 बार प्रदेश मंत्री रहा, 2 बार प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश महामंत्री रहा। और इसके पश्चात मुझे विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया। विधानसभा का चुनाव मैंने स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के भतीजे श्री के सिंह जी के सामने लड़ा
मैं चुनाव में सफल नहीं हो पाया। दूसरा चुनाव मुझे चुरहट से ही लड़ाया गया। मैं स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के बेटे से अजय सिंह के विरुद्ध लड़ा और कुछ मतों से उसमें भी मुझे पराजय झेलनी पड़ी। तो विधानसभा की राजनीति में, विशेष रूप से चुनावी राजनीति में तो मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन मेरा राजनीतिक कद बढ़ा, राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए जो निष्ठा और संकल्प मैंने लिया था वो और मजबूत हुआ। मैं निरंतर काम करता रहा। भारतीय जनता पार्टी में भी प्रदेश पदाधिकारी रहा, प्रदेश मंत्री 2 बार रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष 2 बार रहा, प्रदेश महामंत्री के रूप में भी काम किया, युवा मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में भी काम किया। और वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि विंध्य क्षेत्र को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना चाहिए। एक लंबे समय से विंध्य क्षेत्र को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। बहुत पहले हमारे तत्कालीन सीधी जिला और अब सिंगरौली जिला, वहाँ के हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी थे, उनको एक बार राज्यसभा में मौका मिला था। उसके पश्चात किसी को ये अवसर नहीं मिला था, तो पार्टी ने मुझे ये अवसर देने का निर्णय किया और उसके कारण मैं राज्यसभा का सदस्य चुना गया और आज उस रूप में आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। ये जो पिछला कालखंड है, 2003 से पूर्व बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी। राजनीतिक रूप से तो प्रतिकूल थी ही, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी हमारे लिए प्रतिकूल थी। मैं एक साधारण सैनिक का बेटा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ और मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में काम करना और पूरा समय देकर काम करना, विशेष रूप से जो गृहस्थ जीवन में भी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि घर परिवार की भी साथ संभाल करना, राजनीति में भी समय देना, क्योंकि आज राजनीति विशेष रूप से 2 विषयों पर टिकी हुई है। एक तो समय और दूसरा राजनीतिक रूप से जो धन की आवश्यकता होती है, तो धन और ये दोनों ही एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन उस चुनौती को मैंने अपने परिवार के सहयोग से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने शुभचिंतक मित्रों के सहयोग से पार किया और निरंतरता मैंने बनाए रखी। पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे निष्ठा और समर्पण की कद्र किया और मुझे निरंतर अवसर देते रहे। पहले विधानसभा चुनाव में भी अवसर दिया, यद्यप सीटें कठिन थी, लेकिन फिर भी पार्टी की ओर से मुझे अवसर मिला। उसके पश्चात मुझे वहाँ पर एक विंध्य विकास प्राधिकरण है, विंध्य विकास प्राधिकरण का मैं प्रथम अध्यक्ष रहा, जिसमें 7 जिले हुआ करते थे और विंध्य विकास प्राधिकरण के पश्चात पार्टी के महामंत्री और फिर आज राज्यसभा में भेजा है। तो पार्टी ने हमेशा मुझे प्राथमिकता दी है, हमेशा मुझे काम दिया है, हमेशा मुझे अवसर दिए हैं और उन अवसरों का परिणाम है कि मेरे जैसा मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति आज इस मुकाम पर आपके समक्ष बैठा हुआ है। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब जिक्र होता है तो एक चीज़ सामने निकल कर आती है कि जिसको अनुमान नहीं होता है उसे पद दे दिया जाता है। यानी जिसके लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं कि नहीं नहीं इनको ये पद मिल सकता है, उनको वो जिम्मेदारी मिल जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 राज्यसभा सांसद हैं
उन दोनों का मैं साक्षात्कार कर चुका हूँ। दोनों महिला हैं, दोनों लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ही बताया। एक तो गीता शाक्य जी हैं, उन्होंने बताया कि मैंने प्रधान पद से जो है अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैं राज्यसभा तक पहुंच सकती हूं। मुझे विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, मैं वो डिफीट कर गई थी। फिर इसके अलावा सीमा द्विवेदी जी की बात आती है, वो भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैं। उनको भी राज्यसभा भेजा गया। उनका भी यही कहना था कि हमारे पास जब फ़ोन करके सूचित किया गया कि आपको राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है, उस टाइम पे मैं पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। यानी जिन लोगों को ये आभास ही नहीं होता है कि हमको इतने बड़े पद पर भेजा जा सकता है, उनको बीजेपी उन पदों पर भेज देती है। और जो लोग चक्कर काटते रहते हैं बड़े बड़े संगठन के पदाधिकारियों के पास, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो ये मतलब अपने कार्यकर्ताओं के कर्तव्य निष्ठा का मूल्यांकन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में होता है कि उच्च सदन में वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग जाते हैं या बड़े राजनेता जाते हैं, लेकिन पार्टी के लिए जो आदमी संघर्ष कर रहा है उसको जो है अचानक से राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ें मतलब मूल्यांकन किस तरह से होता है, ये बड़ा कठिन विषय है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब लोग विचार करते हैं तो अन्य दलों की पृष्ठभूमि, उनकी कार्यप्रणाली को देखकर भारतीय जनता पार्टी का मूल्यांकन करते हैं। जी। अन्य दलों में परिक्रमा को प्राथमिकता है, धन को प्राथमिकता है, चमक दमक को महत्व है, ऊंची पहुंच को महत्व है, लेकिन उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी में समर्पण को महत्व है, कार्यकुशलता को महत्व है, निष्ठा को महत्व है, समयदानी होने का महत्व है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब कोई निर्णय करती है तो समाज अन्य दलों के साथ तुलना करता है तो उसको एक बार अचंभा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हमारे यहाँ की जस्ट बगल की सीट है मछली शहर विधानसभा सीट, वहाँ पर एक टायर बनाने वाला आदमी था, मेहीलाल गौतम, सुरक्षित सीट है। तो वहाँ पर उनको जो है विधानसभा के लिए टिकट दे दिया गया और कई लोग थे, कई धनाढ़ लोग थे, काफ़ी जो है लगे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन ये संगठन में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे थे, इनको टिकट दे दिया गया। तो पूरी मतलब दुर्भाग्य से वो चुनाव तो नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन मछली शहर के लोग काफ़ी जो है आश्चर्यचकित रह गए कि इस आदमी को कैसे विधानसभा का टिकट मिल गया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी तरह से बड़ा, इसीलिए मैंने कहा कि अन्य दलों की कार्यप्रणाली के आधार पर भाजपा का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय करने की अपनी एक विहित प्रक्रिया है और पूरे प्रजातांत्रिक तरीके से निर्णय होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर विचार होता है, एक एक कार्यकर्ता के संदर्भ में विचार होता है, उसके समर्पण का विचार होता है, कार्यकुशलता का विचार होता है और उसकी विशेषज्ञता का भी विचार होता है। और उसके आधार पर जो हमारी तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताएं होती हैं, उन राजनीतिक आवश्यकताओं के आधार पर पार्टी निर्णय करती है। हम ये तो नहीं कहते कि हम पूरी तरीके से पारदर्शी निर्णय करते हैं, पूरी तरीके से निरपेक्ष निर्णय करते हैं, क्योंकि राजनीति है, राजनीति के कुछ अपने कंपल्शन भी होते हैं। तो उन कंपल्शन का ध्यान रखते हुए जितना हम बेहतर से बेहतर समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर दे सकते हैं, उतना प्रयास हमारे नेतृत्व का रहता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री से लेकर निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, केवल अपने समर्पण, निष्ठा और कार्यकुशलता के आधार पर आज विभिन्न पदों पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। सर, बहुत ही नज़दीक है मध्य प्रदेश के आप रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव,
क्या कुछ आपको लगता है कि नियर अबाउट ये 5 साल का कार्यकाल धीरे धीरे अब समाप्त होने की तरफ बढ़ चला है, तो उन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से लोगों के लिए काम किया है, आपके जनप्रतिनिधियों ने किस तरह से काम किया है, जिसके आधार पर जनता आपको फिर से जो है जनादेश दे, आपको फिर से पूर्ण बहुमत मिले, आप फिर से सरकार बना सकें? भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में मूल्यांकन केवल 5 साल के आधार पर नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर वर्ष 2003 से लेकर निरंतर शासन में है। बीच में 1.5 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी शासन में रही है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में जो भी कार्यक्रम या नीतियाँ लागू की है, उसका रस निचोड़कर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा है। और अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी आज भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से प्रभावित है। मुझे स्मरण आता है कि बहुत पहले जब इस देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो गरीबों में उनकी इतनी पैठ थी कि कोई भी काम करे, कैसा भी काम करे, गरीबों को लगता था कि ये सब इंदिरा जी कर रही है, इंदिरा जी ने दिया है। इंदिरा जी के अलावा और किसी नाम को गरीब आदमी जानता नहीं था, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, गरीब बस्तियों में रहता था। लेकिन जब हमारे प्रदेश की बागडोर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संभाली और देश की बागडोर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, तो आज देश में बहुत बड़े बड़े नेता होंगे, मैं इनकार नहीं करता, हमारे दल में भी हैं, दूसरे दलों में भी होंगे, लेकिन आप कम से कम मध्य प्रदेश के संदर्भ में कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में झोपड़ी में अगर कोई व्यक्ति नाम जानता है, गरीब बस्तियों में अगर कोई व्यक्ति नाम जानता है, अनुसूचित जाति वर्ग में अगर कोई व्यक्ति नाम जानता है, अनुसूचित जनजाति वर्ग में कोई व्यक्ति नाम जानता है, मजदूरों में अगर कोई व्यक्ति नाम जानता है, तो केवल यही 2 नाम जानते हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं इन दोनों की कार्यकुशलता का जो प्रभाव है उसके संदर्भ में आपको जानकारी दे रहा हूँ। और इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगला चुनाव जीतने में कोई कठिनाई होगी, यह मेरी समझ से परे है। हाँ, कोई भी चुनाव होता है तो चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है, और चुनाव के अपने फंडे हैं, बुनियादी बातें हैं, उसका पालन करना ही होता है। उसका पालन हमको भी करना पड़ेगा, जो पथ्य और परहेज है उसका पालन हमको भी करना पड़ेगा। हाँ, इसमें अगर हमने कोई चूक किया तो परिणाम हमारे विपरीत भी जा सकता है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज देश में कैडर बेस्ड पार्टी अगर कोई बची है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा कैडर है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा कैडर का बेस कितना व्यापक है, कितना विस्तृत फलक है इसका। तो हमको भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने जन समर्थन पे, अपने कार्यक्रमों पर, अपने नीतियों पर, अपने नेतृत्व पर, आदरणीय मोदी जी पर, आदरणीय शिवराज सिंह पे, कि हम अगली बार भी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे। सर, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, चुनाव डिफीट कर गए साध्वी प्रज्ञा के सामने। क्या कुछ कमियां रह गई? क्या आपको मतलब ज़मीनी स्तर पर देखने के बाद आपने क्या कुछ समझा? क्योंकि कांग्रेस के बड़े नामों में दिग्विजय सिंह जी का नाम आता है, और साध्वी प्रज्ञा जी ने उनको चुनाव हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव डिफीट कर दिया, तो ये एक बड़ा मामला हो जाता है अगर देखा जाए तो। अब वो जीत ना तो साध्वी प्रज्ञा की है, ना वो पराजय श्री दिग्विजय सिंह जी की है। वो जीत है तो हिंदुत्व की है और हिंदुत्व विरोधी ताकतों की है। वो जीत है तो भगवा की है और भगवा विरोधी ताकतों की पराजय है। और सही मायने में पूछा जाए, ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए, तो पिछला लोकसभा चुनाव है वो व्यक्तियों से ऊपर था। अगर कोई उम्मीदवार था पूरे देश में तो केवल एक व्यक्ति थे, वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। तो सही मायने में वो जीत है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की। और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की संयोग से पूरे देश में ऐसी छवि बन गई है कि वो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, देश की बहुसंख्यक भावनाओं का अनादर करते हैं। तो इसके कारण वहाँ के आम मतदाता ने उनको
नकार दिया है। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। सर, उत्तर प्रदेश की थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुआ रामपुर में और आजमगढ़ में। रामपुर में आजम खान के बहुत ही निकटतम, बिल्कुल उनके करीबी थे, वो चुनाव डिफीट कर जाते हैं और उसके बाद धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव हार जाते हैं। इन दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो ये समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से एक गढ़ माना जाता है। वहाँ पर ये दोनों चुनाव जो है सपा के प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं। और साथ ही साथ में आजम खान का ये भी आरोप था कि पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया सब कुछ। जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स थे 900 वोटर्स, वहाँ पर कहीं 4 वोट पड़ रही है, कहीं पर 5 वोट पड़ रही है। तो उनके इस आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? और साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी किले को पूरी तरह से भेद दिया, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी, मैं इस संदर्भ में तो बहुत जानकारी नहीं रखता, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो वहाँ की जीत में एक सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो भय मुक्त वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया है, उसका असर रामपुर में भी हुआ है और उसका असर आजमगढ़ में भी हुआ है। और पहली बार वहाँ का मतदाता निर्भीक होकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुँचा और उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। जो श्री आजम खान जी बात कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कहीं 4 वोट पड़ा या 10 वोट पड़ा या 25 वोट पड़ा, तो चुनाव की अपनी विहित प्रक्रिया है और आज तकनीकी के माध्यम से चुनाव आयोग सीधे हर बूथ को मॉनिटर करता है। मतदाता सूची में भी अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसका भी वो संज्ञान लेता है। इस बार मुझे लगता है, उनकी बातों से मैं अनुमान लगाता हूँ कि बड़े पैमाने पर जो उन्होंने फर्जी वोट लिखा रखे थे, वो फर्जी वोटों की स्क्रूटनी हो गई। फर्जी वोट डालने में के अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, तो इसके कारण अब वो कह रहे हैं कि भय का वातावरण है। और ये तो समाजवादी पार्टी है। एक ज़माने में हमारे रीवा में भी बताता हूँ मैं कि वहाँ पर एक विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका भी बड़ा खौफ हुआ करता था। तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में वो चुनाव जीता करते थे 250, 300, 500 वोटों से। कब जीता करते थे? जब उन्होंने कम से कम ऐसे 20,000 वोटर फर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र में लिखवा रखे थे। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी कि एक कमरे का मकान है, उस कमरे में 600 वोटरों के नाम लिखे हुए थे कि अगर खड़े भी हों उस कमरे में के अंदर तो 600 वोटर नहीं खड़े हो सकते। उनका एक निजी कॉलेज था, उस कॉलेज में उन्होंने लगभग 1100 लोगों के नाम लिखा रखे थे मतदाता सूची में। तो मेरा विश्वास है कि ऐसी कारस्तानी रामपुर में भी होगी, आजमगढ़ में भी होगी। और इस बार प्रशासनिक सतर्कता के कारण और चुनाव आयोग की सतर्कता के कारण ये सारी कारस्तानी वो अंजाम नहीं दे पाए, तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं।
क्या कुछ सर उम्मीदें हैं अब 2024 लोकसभा चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? आने वाले समय में 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए तो दोनों बार जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता ने पूरी तरह से जनादेश दिया। इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या तीसरी बार फिर से जो है आप लोग जनता का भरोसा जीत पाएंगे, जनादेश ले पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सब लोग पूर्ण आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि हम तीसरी बार भी न केवल प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, अपितु तो पिछली बार से अधिक बहुमत लेकर जीतेंगे। और आप भी अगर देश के राजनीतिक मानचित्र पर दृष्टिपात करेंगे तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती हो। जो हमारे विपक्षी लोग थे उनमें होड़ लगी हुई है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी में समाहित हैं। आप जानते हैं कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता होता है विशेष रूप से ऐसी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाला जिसके लिए विचारधारा सर्वोपरि नहीं है, सत्ता सर्वोपरि है, तो ऐसे लोग समय से हवा का रुख भांपते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करने का प्रयास करते हैं कि किसकी सत्ता आने वाली है, कौन मजबूत है, किसके साथ जुड़कर हमको आर्थिक लाभ हो सकता है, किसके साथ जाकर हमको राजनीतिक लाभ हो सकता है। तो अगर इसको संकेत माना जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि देश में कोई जवाब है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता पर काबिज होगी। NBC हिंदी को सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से अजय प्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव की चाहे बात कर ली जाए, चाहे आगामी मध्य प्रदेश चुनाव की बात कर ली जाए, दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने कामकाज के आधार पर फिर से जनता का भरोसा पूरी तरह से जीत लेगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।